बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूँ राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आज की वीडियो में अच्छी खबरें हैं और अहम हैं, और कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो परेशान कुन हैं। सबसे पहली खबर ही परेशान कुन है, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बतों का सबूत दें। तो जनाब, पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की जो तजवीज़ मसूल हुई थी वज़ीर आज़म ऑफिस को, उसके हवाले से खबर है जनाब कि वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़ज़ाना को वापस भिजवाएगी समरी, किसी काम न आई जनाब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है। मुल्की तारीख में पहली बार फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 159 रुपये 86 पैसे की सतह पर पहुँच गई है, मतलब 160 रुपये तकरीबन। इससे कबल ओगरा की समरी में 12 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ वज़ीर आज़म ऑफिस को मसूल हुई थी। यह तजवीज़ आलमी मालियाती अदारे IMF की शराइत के मुताबिक दी गई थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की समरी नज़रसानी के लिए वज़ारत ख़ज़ाना को वापस भेज दी थी। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा नहीं कर सकते। ताहम इसके बावजूद हुकूमत की तरफ से अवाम पर पेट्रोल बम गिराते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया। वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 12 रुपये 3 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद कीमत 147 रुपये 83 पैसे से बढ़कर 159 रुपये 86 पैसे हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत 9 रुपये 53 पैसे का इजाफा देखा गया, जिसके बाद नई कीमत 144 रुपये 62 पैसे से बढ़कर 154 रुपये 15 पैसे हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 8 पैसे का इजाफा किया गया है और नई कीमत 116 रुपये 48 पैसे से बढ़कर 126 रुपये 53 पैसे हो गई है। लाइट डीजल की कीमत में भी 9 रुपये 43 पैसे का इजाफा देखा गया है। तो मैंने गुज़श्ता दिनों अपनी वीडियो में आप दोस्तों को बताया था कि पेट्रोल की कीमतों में आने वाले दिनों में इजाफा देखा जाएगा और इसकी कीमत 200 रुपये फ़ी लीटर तक ऐसा जा सकती है। तो इस हवाले से कुछ लोगों ने नुक्ताचीनी भी की कि वक्त से पहले जनाब मैं ये क्या कह रहा हूँ, लेकिन आज 12 रुपये 3 पैसे की कीमत बढ़ाए जाने के बाद वो मेरी बात सच साबित हो रही है और इंशाल्लाह हम जो बात भी करेंगे वो करेंगे जिस पर हमें पूरा इत्मीनान होता है और उस बात को हम करते रहेंगे, चाहे जितनी भी कुछ कम ज़र्फ़ लोग हमारी तरफ उंगलियां उठाएं, हम अपना काम जारी रखेंगे। तो जनाब, मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि पेट्रोल की कीमत आने वाले दिनों में बढ़ते बढ़ते 160 रुपये तक तो चली जा चुकी है, ये 200 रुपये तक जा सकती है, 170 रुपये से 200 रुपये के दरमियान। तो देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या नया होता है। तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ जनाब। एक बयान दिया जनाब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने वाज़ेह ऐलान करते हुए कहा है कि आलमी मालियाती अदारे IMF की हर बात नहीं मान सकते, इनकम टैक्स पर बात करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए शौकत तरीन ने कहा कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गैप की वजह से मुस्तहकम ग्रोथ नहीं होती, मुस्तहकम ग्रोथ हमारा हदफ है। तुर्की थाईलैंड ने मुस्तहकम ग्रोथ की। उन्होंने कहा कि सार्फ दुकानदार से खरीदारी वक्त पक्की रसीद तलब करें। पक्की रसीद मांगने वाले को कुरानंदाजी के जरिए इनामात देंगे। जो दुकानदार पक्की रसीद ना दे उससे खरीदारी ना करे। कुरानंदाजी के जरिए इनामात को बढ़ाते जाएंगे, दुकानदारों को हरासा नहीं करेंगे। चोरी पकड़ी गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। इस साल 6,000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स जमा करेंगे।
शौकत तरीन का कहना था कि आलमी मालियाती अदारे IMF की हर बात नहीं मान सकते। IMF से इनकम टैक्स पर बातचीत होगी। पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमत $95 तक पहुंच चुकी है। तो मोहतरम जनाब शौकत तरीन साहब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना साहब, आप कहते हैं कि IMF की हर बात नहीं मानना चाहते और नहीं मानेंगे। तो जनाब ये 12 रुपये 3 पैसे आपको IMF ने ही हुक्म दिया था कि ये जनाब आप लागू करेंगे फौरी तौर पर। तो आपने जनाब मोहतरम क्या किया, आपने उनकी बात मानी और इसे आपने आज लागू कर दिया है और ये पेट्रोल बम आवाम पर गिर चुका है, जिसके आसार सुबह से मिलने शुरू हो जाएंगे। जब ये कौम उठेगी तो उसे पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हो गया। 160 रुपये फी लीटर, लोग 11 नंबर पर सफ़र करेंगे। 11 नंबर मतलब पैदल। एक पड़ोसी मुल्क से खबर है जनाब, खबर अहम है, क्योंकि आजकल इंडिया में हिजाब के हवाले से मामला जो है वो बना हुआ है। उसमें मुसलमान जो लड़कियां हैं, तालिबात हैं, वो एहतजाज कर रही हैं और ये एहतजाज बढ़ता ही जा रहा है। मगर मोदी हुकूमत को शर्म अभी तक नहीं आ रही और ना ही उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखने वाले जो इंसानियत का दर्स देते हैं और इंसानियत के नाम पर पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, ना उनको कोई शर्म आ रही है कि क्या हो रहा है और इंडिया मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। अब ये छोटी सी खबर है जनाब कि तालिबात का हिजाब के बगैर इम्तिहान में बैठने से इनकार। तालिबात ने तो इनकार कर दिया, लेकिन हुआ आगे क्या। भारतीय रियासत कर्नाटक के ज़िला अडोपी के सरकारी स्कूल की तालिबात ने हिजाब के बगैर इम्तिहान में बैठने से इनकार कर दिया। गैर मिल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी स्कूल की 13 तालिबात को स्कूल के गेट पर रोककर हिजाब उतारने पर मजबूर किया गया। अब आप ये सोचें कि स्कूल की तालिबात को जब गेट पर रोककर हिजाब उतारने पर मजबूर किया जाएगा, तो ये क्या इंसानियत है? ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ के इंसान हैं? ये हिंदू हुकूमत जो है मोदी की, पहले भी हुकूमतें रही हैं, लेकिन मोदी हुकूमत में, बीजेपी के हुकूमत में RSS को मकबूलियत मिली, हिंदूइज़्म को उछाला गया और मुसलमानों का जीना मुहाल कर दिया गया। अब यहाँ पे तालिबात को गेट पर रोककर उनको कहा गया कि आप पहले हिजाब उतारें, फिर इम्तिहान में आप बैठ सकेगी। तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त ना मिलने पर वालिदैन एहतजाजन तालिबान को घर वापस ले गए। वो बच्चियाँ इम्तिहान भी ना दे सकी और उनके वालिदैन उन्हें वापस ले गए। जाहिर है उन्होंने ले जाना था। अब हुआ क्या यहाँ पे, अब उन बच्चियों के साथ होता क्या है? ये हिंदू कौम जो है ये कर क्या रही है? ये मुसलमानों को किस तरह सता रही है? अब उन्होंने बच्चियों को परेशान करने के लिए क्या तरीका अपनाया कि एक तरफ तो हिजाब पहनने वाली तालिबात को इंतज़ामिया से उलझना पड़ता है, तो दूसरी जानब मीडिया के नुमाइंदे भी कैमरा और माइक लेकर इनका पीछा करते रहते हैं, जिससे मुसलमान तालिबात सख्त परेशानी का शिकार है और ज़हनी अजियत उन बच्चियों की बढ़ती जा रही, बल्कि उनकी तालीम जो है वो खटाई में पड़ चुकी है। क्योंकि हिजाब जो है, जो हिजाब उतारेगी वो स्कूल के अंदर दाखिल हो जाए। ये कैसा निज़ाम नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में आ गया है कि जहाँ पर अक़लियतों का जीना मुहाल हो चुका है, जहाँ पर मजहबी कोई आज़ादी नहीं, सिर्फ हिंदू। वैसे भी उन्होंने पिछले दिनों खबर आई थी, वो हमने रिपोर्ट भी की थी कि उन्होंने भारत को खालिस हिंदू मुल्क बनाने के लिए उसका झंडे में भी तब्दीली मुबैना तौर पर लाना शुरू कर दी है। उसका डिज़ाइन वगैरह भी उन्होंने तैयार कर लिया है और अब चूँकि जब ये करेंगे तो किसी न किसी तरह मुसलमानों को परेशान करके परेशान ही करना है और उस पर वो तेज़ी से अमल पैरा हैं।
اس پر اقوام عالم کو نوٹس لینا چاہیے کہ اس کی جو دن بدن ہندوؤں کی بڑھتی جا رہی ہیں زیادتیاں مسلمانوں کے خلاف، تو خاص طور پر طالبات کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر اقوام عالم کو نوٹس لینا چاہیے۔ آخری خبر ہے جناب یہ ہے روس کے حوالے سے، کیونکہ آج کل وہاں پہ جنگ کا ماحول سا بنا ہوا ہے، تو روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ روس جنگ نہیں چاہتا اور مغرب سے بات چیت کے لیے تیار ہوں، جنگ سے بچنے کے لیے متعدد سیکورٹی مطالبات سامنے رکھے جنہیں نہیں مانا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جرمن چانسلر ماسکو کا دورہ کیا، جہاں پر یوکرین کے معاملے پر روس کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ دونوں سربراہان کے درمیان ملاقات 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ روسی صدر نے کہا کہ روس جنگ کا خواہش مند نہیں ہے، تبدیل ہوتی صورتحال کے مطابق عمل کریں گے۔ یوکرین کے علاقے ڈونباس میں نسل کشی ہو رہی ہے، ڈونباس کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا، جبکہ یوکرین کی سرحد سے افواج کے جزوی انخلا کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ جرمن چانسلر شولز نے مشترکہ کانفرنس میں کہا کہ یورپ کی سیکورٹی کو یقینی بنانے میں روس کا اہم کردار ہے۔ یورپ پر یہ بات واضح ہے کہ روس کے بغیر یورپ کی سیکورٹی ممکن نہیں بنائی جا سکتی۔ شولز نے روسی افواج کے جزوی انخلا کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مسئلے کا حل مذاکرات سے ڈھونڈا جانا چاہیے۔ فی الحال نیٹو کے مشرق کی جانب پھیلاؤ کا کوئی ایجنڈا نہیں اور روس کے مطالبات میں چند پوائنٹس ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے جی۔ اب یہ تو ہے جناب ایک خبر کہ وہاں پر ان کی جرمن چانسلر سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب بھی دورہ کر رہے ہیں 24 کو، تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں جناب کہ پاکستان جو ہے اس کی سمت کیا ہوتی ہے، وہ کس امریکہ کی طرف جھکاؤ جاتا ہے یا چائنا اور روس کے پلڑے میں بیٹھتا ہے۔ اب دیکھنا ہے۔ پاکستان ویسے واضح تو ہو چکا ہے، پچھلے کچھ حوالوں سے بات کی جا سکتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ خود کو کلیئر کر رہا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اس پر ابھی بات چیت کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ آخری خبر ہے جناب شہباز شریف فیملی کے حوالے سے، اور وہ خبر اہم ہے کہ عدالت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کی شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تاریخ تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ FIA کے مطابق اسپیشل سینٹرل کورٹ نے ملزمان کو فرد جرم کی کارروائی کے لیے 18 فروری کو طلب کر رکھا ہے۔ شہباز شریف خاندان کے خلاف احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت بھی ہونا ہے۔ کیسز کی تاریخ ایک ساتھ ہونے کے باعث خدشہ ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت پیش نہ ہوں۔ FIA کے مطابق فرد جرم کی کارروائی سے بچنے کے لیے 18 فروری کو ملزمان کے وکیل التوا مانگ سکتے ہیں۔ پراسیکیوٹر عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی میں تاریخ میں تبدیلی کر دی۔ عدالت 18 فروری کی بجائے 17 یا 19 کو کیس کی سماعت مقرر کرے۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تاریخ تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ سماعت میں صرف 3 روز باقی رہ گئے ہیں، 3 روز قبل کیس کی تاریخ تبدیل کرنا نامناسب ہے۔ شہباز شریف خاندان کیس کی سماعت 18 فروری کو ہی ہوگی۔ تو ویسے شہباز شریف کسی نہ کسی طرح اس کو لمکانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں تاریخ پہ تاریخ ملتی رہے، شاید وہ اس دوران وزیر اعظم کے خلاف کوئی ایسی چال چل سکے جس سے اسے ہٹایا جا سکے، مگر اب یہ ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جس طرح کے حالات سامنے آ رہے ہیں لگتا ہے کہ ان دلوں میں تیل نہیں، اور شہباز شریف کے کیس جو ہے اس کے گلے کا ہار بننے والا ہے۔